नमस्ते, मेरा ही नाम वर्ग द्विवेदी है और आप अभी एनटीएफ को देख रहे हैं। और आज मैं हूँ काशी विश्वनाथ, या फिर कहें कि पूर्वांचल के दिल में बैठे हुए हैं। और एक प्राचीन नगरी जो अपने इतिहास को लेकर, अपनी परंपराओं को लेकर, अपने स्थानों को लेकर हर तरह की समागम आपको यहाँ मिलेगी। और अगर आप कभी काशी विश्वनाथ आएंगे तो यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर रहने के लिए बाध्य कर देंगी। और हम जहाँ से हम आते हैं वो बस्ती पड़ता है, हम बस्ती में रहते हैं, बगल में मगहर है और तमाम जो मान्यताएं हैं उसमें जियत काशी और मरत मगहारी है जो कहानी तमाम चीज़ें से आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए भाई साहब हरीश चंद्र त्रिपाठी जी हैं। आप प्रेम संस्थान एक है, प्रेम वर्धन भारत, आप उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं या फिर कहें कि समन्वय मंत्री, इसके तहत आप काम करें। और आपका उद्देश्य है कि समाज में किस तरह से आज जो हिंसक वृत्ति इंसानों में क्रोध का जन्म होना और क्रोध का जो मूल है, जैसे हम जब गुस्सा हो गए तो काम खराब शुरू हो गया, वहीं शुरू होता है। आपके संस्थान है प्रेम फाउंडेशन। तो प्रेम शब्द मतलब एक पहली बार जब युवा देखता है कि सुनता है प्रेम तो उसके मन में क्या ख्याल आते हैं, तो आज हम आप वाकिफ हैं। लेकिन आपके प्रेम में और युवाओं के प्रेम में वो क्या अंतर है, आप बताएं हमें सर। प्रेम तो सबका एक ही है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, भाई का बहन के प्रति प्रेम और हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम किसका किसके साथ है जी उसका अर्थ बदल जाता है। अन्यथा प्रेम तो सबका एक ही है। जो जानवर पालता है उसका जानवरों से प्रेम हो जाता है, जो कुत्ता पालता है उसका कुत्तों से प्रेम हो जाता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रेम, लड़कों का लड़कियों के प्रति प्रेम इसी तक सीमित एकांगी हो गया है। जबकि प्रेम किसी का किसी से हो सकता है, माँ का बेटे से हो सकता है, बेटे का माँ से हो सकता है, भाई का भाई से हो सकता है, बाप का बेटे से हो सकता है, चाचा का भतीजे से हो सकता है। लेकिन प्रेम को जो एक सीमित प्रसिद्धि मिली है कि लड़की लड़का से प्रेम कर रही है या लड़का लड़की से प्रेम कर रही है, इसी तक सीमित हो रहा है। लेकिन प्रेम एक बृहद, एक बड़ा दायरा है। वो परिस्थिति के हिसाब से किसी का किसी से हो सकता है। अच्छा, आप बताएं प्रेम के बारे में। प्रेम में जहाँ देखते हैं कि जब बात प्रेम की आती है तो बड़ा मन झूमता है और तमाम गीत, तमाम गाने और चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। एक लाइन है कि प्रेम गलिय साकरी तमें तो न समा, कि मतलब आदमी में जो एक स्वा की भावना है, अहंकार की भावना जन्म ले रही है। हर आदमी निस्ता खोज रहा है, प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी। और बच्चे, जो छोटे बच्चे आज के ज़माने में देखिए कॉन्वेंट की पढ़ाई कर रहे हैं और आज हर आदमी इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तमाम व्यवस्थाएँ ऐसी है कि उसी में लीन हो गया है और अपनी प्राइवेसी खोजता है। निस्ता क्या है, और इस समाज में जो है ना कि अहंकार और ईगो जो लोगों में कि हम मेरा गाय, मेरी घर, मेरी गाड़ी, मतलब समाज की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसका काम ना करना और एक तरह से मतलब सबको अपना अधिकार जमाना, समय तो गवाओ, इस पर क्या आपकी राय है? हमारा कहना है जी कि इसमें भी एक जो मनुष्य सीमित होता जा रहा है उसका एक उदाहरण ये है जो आपने बताया। जी मुझे ऐसा लगता है जी गोपिकाओं का जब कृष्ण से प्रेम था, हाँ, या कृष्ण का जब गोपिकाओं से प्रेम था, तो सैकड़ों सैकड़ों गोपिकाएं जी एक कृष्ण के पीछे पड़ी रहती थी। ठीक है जी 10 लाख गायों से प्रेम कृष्ण का था। इसके लिए वो एक गली में, एक रूम में और एक निजता उस जमाने में नहीं था। लोग व्यवहारों में थे, समूह में भी प्रेम हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण का आता है। ठीक है जी इसमें भी वही पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कि प्रेम केवल लड़का का लड़की से हो सकता है या लड़की से लड़का का हो सकता है, ये हमको दिखाया गया। इसी में इसी को ज्यादा हाईलाइट किया गया, जबकि ऐसा अपनी संस्कृति में नहीं रहा। अच्छा, समाज आज देखा जाए, एक शब्द है ग्राम स्वराज, बड़ा सुंदर शब्द अपने आप में है। शायद जब भारत मतलब गुलाम था यहाँ पे अंग्रेज थे, तब से ये सब सामने आया था, ग्राम स्वराज। गांव की अपनी नीतियाँ थी, गांव की अपनी व्यवस्थाएं थी, परंपराएं थी। शायद आज गांव में लोग नहीं हैं, लोग वहाँ से निकलकर समाज में और तमाम जगह पलायन कर रहे हैं, गांव खाली हो रहा है।
इसका दुष्परिणाम हो रहा है कि जो खेती बाड़ी है, गौशालाएँ हो गई, तमाम ऐसी व्यवस्थाएँ हो गई, जो हमारी पुरानी परंपराएँ थी, रीति रिवाज, सुबह उठना, संध्या करना हो गया, आरती करना, पूजा करना, वो सब लोप। इसका जो मुख्य वजह है कहीं न कहीं एक बेरोजगारी का आलम, गाँव से लोगों को पलायन होना, कि मतलब ग्राम स्वराज जो था, अपना गाँव की अलग व्यवस्थाएँ थी, वो टूट रही है। इस पर समाज की जो चीज़ें हैं और सरकार की जो नीतियाँ हैं, किस तरह काम कर पा रही है, किस तरह काम नहीं कर पा रही है? हमें ऐसा लगता है जी। कि इधर जो वर्षों की गुलामी रही, उस गुलामी के नाते लोगों के पास में पैसे का अभाव था। देश स्वतंत्र हुआ तो सबको लगा कि सुख का साधन एक पैसा ही हो सकता है। इसलिए पैसा के पीछे, धन के पीछे, धनोपार्जन के पीछे लोग इतना तेजी से दौड़े, इतना तेज भाग दौड़ किए कि सुख पीछे हो गया और धन आगे हो गया। हमारी उम्र अभी केवल 53 साल है। हमने भी अपने बचपना में 40-45 साल पहले देखा है कि गांव में, घरों में 1 रुपया भी नहीं रहता था, लेकिन घर चलता रहता था। उस समय की ऐसी व्यवस्था बनी थी कि नमक चाहिए, गेहूं दिया, नमक ले लिया। मिट्टी का तेल चाहिए तो कूड़ा करकट दिया, ले लिया। मिट्टी का तेल ले लिया। रिसाइकलिंग चावल दे दिया, साबुन ले लिया। ऐसी बहुत सीमित, गिनी चुनी ऐसी वस्तुएं थी जो हमको बाजार से लाने की जरूरत पड़ती थी। हमारे पास जो है उसमें सुंदर जीवन जीने का स्वभाव बनाना और हमारे जीवन में जिन जिन चीजों का उपयोग है वो सभी चीजें उत्पन्न करने की, पैदा करने की, प्रोडक्शन करने की कोशिश करना। इसमें व्यक्ति सुखी रह सकता है। ग्राम स्वराज्य की, ग्राम सुराज्य की कल्पना यह है। अच्छा, आज एक समस्या और सामने आ गई कि ऑनलाइन है, तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हो गई। उसके बाद जो बाजार गांव के हैं, किसान है, सब्जी खेती कर रहा है, सब्जी उगा रहा है, कहीं ना कहीं उसको मतलब बाजार ना मिल पाना, बिचौली एक कॉप बन जाना, और एक तरह से ऑनलाइन जो चीज़ें बढ़ी हैं, आज बाजार आपके ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, इससे गाँव में बड़ा असर पड़ रहा है। इसका आप क्या प्रभाव आने वाले कल में देखते हैं कि मतलब गाँव पे और समाज के बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ऑनलाइन व्यवस्था पर? मुझको ऐसा लगता है कि जो बाजार खोजना इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए, वो भी एक दुख का कारण है। जैसे पहले हर गांव में 2 घर नाऊ रहता था, 2 घर धोबी रहता था, 2 घर कुम्हार रहता था, 2 घर कारपेंटर रहता था, 2 घर बढ़ई रहता था, 1 घर मोची रहता था, 1 घर चमड़ा निकालने वाला रहता था। ठीक है, उस समय कृषि का औजार बनाना है तो कृषि का औजार बनाने के लिए शहर नहीं भागता था, उसी गांव में ही वो काम कर लेता था। अगर 500 घर है तो 500 घरों पर 1 घर नाव की भी जरूरत है, बढ़ई की भी जरूरत है, मोची की भी जरूरत है। जिन जिन चीजों की जरूरत रहती तो सब गांव में उपलब्ध रहता था। पूरा गांव मिल करके उनकी चिंता करता था। जैसे बढ़ई खेती नहीं करता था, लेकिन उसके भी घर में उतने अन्न पहुंचता था जितना किसान के घर में पहुंचता था। ठीक है, हम इस चीज में बहुत फायदा है ये सोच करके बहुत सारा उसका प्रोडक्शन हमने कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ सोनभद्र वगैरह हम चले जाइए, कुछ लोगों ने प्रयोग किया कि सोनभद्र की मिट्टी मिर्चा और टमाटर के लिए बहुत अच्छी है। एक ने टमाटर पैदा किया, ऐसा लगा कि गेहूं पैदा करेंगे तो शायद 10,000 रुपया बचेगा, टमाटर पैदा करेंगे तो 1 लाख रुपया बच जाएगा। तो सारे लोगों ने धान की खेती बंद करके टमाटर लगा दिया। जब सब ने टमाटर लगा दिया तो कुछ दिन ये स्थिति आई कि खेत में टमाटर तोड़ करके बाजार में पहुंचाने में जितना पैसा खर्च होता था उससे कम में ही टमाटर बिकता था। बड़ा कम दाम मिला, बहुत कम मिला। ठीक है, उसकी जगह हमारा ये कहना है टमाटर में फायदा है तो कुल टमाटर वही न लगावे, क्योंकि केवल
टमाटर खा गई तो आदमी का काम चलेगा नहीं। उसको धनिया भी चाहिए, उसको लहसुन भी चाहिए, उसको अदरक भी चाहिए, उसको मिर्चा भी चाहिए, उसको बिल्कुल। प्याज भी चाहिए, जी। उसको आलू भी चाहिए। जितना अगल बगल में उस चीज की खपत हो, ठीक है। पहले यहाँ का टमाटर भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जाता था। जी। देश की नीतियां बदली, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बंद हो गया। हाँ। अब अगर मान लो 10 ट्रक टमाटर रोज भूटान जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, हाँ। और किसी कारण से हम पाकिस्तान नहीं भेज पा रहे हैं, तो 10 ट्रक टमाटर अतिरिक्त हो गया जो उसी खेत में सड़ने के लिए बाध्य हो गया, नुकसान के लिए। ठीक है जी। हमारा ये कहना है कि हम पाकिस्तान को टमाटर देके पाकिस्तान का अंगूर लेने की कोशिश न करें, बल्कि हम टमाटर ज्यादा पैदा कर लिए तो टमाटर को ही अंगूर मान करके खाने का स्वभाव बनावे। जी। ठीक है। अच्छा, नैतिक हमने हाँ। बादाम हम अफगानिस्तान से ले रहे हैं, हाँ। केसर हम ईरान से मंगा रहे हैं, जी। हींग ईरान से मंगा रहे हैं, जी। और उनको हम औने पौने दाम पर अपनी चीजें भेज रहे हैं। जी। कुछ चीजें तो अनिवार्य है, बिना पेट्रोल का काम हमारा नहीं चलेगा, हमको पेट्रोल लेना है। लेकिन जी। हम ऐसी प्लानिंग करें ना, बिना पिस्ता अफगानिस्तान से लिए जी। उस टमाटर को ही पिस्ते के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं क्या? ठीक है। जी। अगर हमने 100 कुंटल पिस्ता मान लो दिन भर में खपत हो रहा है और हमने लोगों में जागरूकता लाया, उसकी जगह 95 कुंटल पिस्ता से अगर काम चलने लगा तो 5 कुंटल वहां से कम लाना पड़ा ना। सही बात। ठीक है। आज हम गिरवी बनाने के लिए हम जो सूखे मेवे डालते हैं उसकी जगह हम टमाटर गिरवी बना ले। जी। तो हमारे पास में जो है उसमें अच्छा जीवन जीने का स्वभाव बनाना, और हमको जिन 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 चीजों की जरूरत है ऐसी सब चीजें, हम जानते हैं कि बिना कपड़ा पहने हमारा काम नहीं चलेगा, हम कपड़ा बनाने का संयंत्र अपने यहाँ खड़ा करें। जी। कपड़े बनाने में जो कपास लगने वाली है, अच्छी क्वालिटी की कपास पैदा करने की हम कोशिश करें। जी। फिर कपास पैदा करके हम दूसरे देश में भेज करके फिर वहां से कपड़ा जो मंगाने का स्वभाव हमारा पड़ा है, इसको कम करने की जरूरत है। आज सस्ती सिलाई, सस्ता मजदूर मिलने के नाते हिंदुस्तान से कपड़ा बांग्लादेश जा रहा है, और बांग्लादेश से रेडीमेड बन करके हिंदुस्तान आ रहा है। एक बार भेजना, एक बार मंगाना, और सस्ती मजदूरी, अब 2 पैसा बचता होगा, ठीक है, उसके नाते हम जो ये आदान प्रदान कर रहे हैं, इसको हम अगर कम करें तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, आजकल तमाम चीजें ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, और कहें तो कि धर्म शिक्षा, जैसे आदमी अगर हल्का पढ़ाई कर लिया, धर्म पर वो टिप्पणी कर देना कि हम, मतलब अगर आप शिक्षित हो रहे हैं तो आज जो कन्वेंटिंग स्कूलिंग आज जो हो रही है, धर्म के खिलाफ एक फौज खड़ी कर रही है, लोगों में नास्तिकपन का आना, स्वभाव का बदलना, व्यवहार में वो संस्कार ना होना, शिक्षा की लोग अपने आप में चीज़ बदल रही है। ऐसे में धर्म और शिक्षा ये दूसरे के खिलाफ है कि मतलब पूरक दूसरे के? हमारा मानना है धर्म जो है जीवन जीने की कला है। जी। पूजा पद्धति, संप्रदाय एक अलग चीज है, हाँ। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ। लेकिन अदूरदर्शिता के नाते कभी कभी हम कह देते अरे ये तो बिना नहाए खा रहा है, ये बेधर्म हो गया, विधर्मी हो गया। इसने ये मुर्दा छोड़ लिया, ये विधर्मी हो गया। हाँ। यहाँ तक कि कुचक्र के तहत, दुष्चक्र के तहत जब मुगलों के शासन होते थे ना, मुगलों का आक्रमण हो रहा था, एक छोटा सा गाय का बछिया मार करके ले गए कुआं में डाल दिया, और न जानकारी में पूरा गांव कुएं का पानी पी लिया, और दूसरे दिन वो प्रचारित कर दिया करे इसमें तो गाय की बछिया मार के डाला था। पूरे गांव के लोग कुआं का पानी पी लिए और पूरा गांव विधर्मी हो गया। और वही हिंदू लोग, वही सनातनी लोग, अरे तो बेधर्मी हो गया, तो बेधर्मी हो गया, इसका छुआ नहीं पानी पीना, इसको धर्म से बाहर निकालो। छुआछूत पैदा हुआ इसका। छुआछूत नहीं, उसको
ठेल करके उसको इस्लाम बना मुसलमान बना दिया कि मतलब कन्वर्जन हो कि अब ये हिंदू हो ही रह ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरह की साजिशें हुई है अदूरदर्शिता के नाते। जबकि जब वो अनजाने में उस कुएं का पानी पीने से जब विधर्मी हो सकता है जी। तो इसको धर्म थोड़े कह सकते हैं। अच्छा, धर्म एक बड़ी व्यापक चीज है। इसका जैसे उद्देश्य क्या है? मतलब जैसे जी, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। गर्मी देना, ऊर्जा देना, उष्मा देना, प्रकाश देना। जी, पानी का धर्म है शीतलता देना, लोगों को सुख देना। हाँ बिल्कुल ठीक है, जी। उसी ढंग से गाय का धर्म है, आदमी का धर्म है, जानवरों का धर्म है, चिड़ियों का धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। ठीक है, और उसको वो लाइफ स्टाइल हम कह सकते हैं। मतलब जो हम धर्म आज मान ली कि मतलब धर्म को मतलब की तरह पूजा करना, ऐसा नहीं कि मतलब हर आदमी के उसका स्वभाव पूजा में से है। उसका पूजा से कोई मतलब नहीं। धर्म ही व्यवहार में हमारे है। अब जैसे अकेले सनातनी लोगों की हाँ कोई हनुमान की पूजा कर रहा है, कोई हाँ, पेड़ की कर रहा है, कोई हाँ। पत्थर की कर रहा है, कोई हाँ। सुअर की कर रहा है, कोई सांप को की कर रहा है, कोई गाय की कर रहा है, कोई तुलसी की कर रहा है, कोई बिल्कुल सही बात। नीम की कर रहा है, कोई पीपल की कर रहा है। कोई सारे हिंदू लोग एक ही पूजा कहाँ करते हैं? बटे हुए हैं। हमारे यहाँ मानते हैं कि 33 कोटि देवी हैं। कोटि का अर्थ होता है कैटेगरी। 33 कैटेगरी के देवता हैं और कोटि माने होता है करोड़ भी। तो नादान लोगों ने ये मान लिया कि 33 करोड़ देवी देवता है। जबकि महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद सारी जनता मर गई, बहुत थोड़े से लोग बचे थे। 5000 साल पहले की बात है। हाँ हाँ, कितने लोग बचे थे कहना मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 जब ये संख्या बढ़ी तो अशोक महान के समय में ये उदाहरण आता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जो अखंड हिंदुस्तान था, उसकी आबादी केवल 4 करोड़ थी और पशुधन था 40 करोड़। ठीक है, अब 40 करोड़ में 20 करोड़ नर मान लीजिए, 20 करोड़ मादा मान लीजिए। 20 करोड़ जो मादा है आधा दूध देने वाली मान लीजिए, आधा न दूध देने वाली मान लीजिए। तो 4 करोड़ लोगों को दूध पिलाने के लिए 40 करोड़ मान 10 करोड़ जानवर गाय भैंस थी। इसलिए कहते थे गाय हिंदुस्तान में दूध और घी की नदियां बह रही। ठीक है जी। अच्छा, अब अकबर महान के शासन में 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में यह संख्या बढ़ करके हो गई, आदमियों की बढ़ के हो गई 16 करोड़ और जानवरों की संख्या घट करके हो गई 16 करोड़, क्योंकि मुसलमान लोग बहुत जानवर खाते थे। ठीक है जी। हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ, हिंदुस्तान अखंड से खंड खंड हो गया, तब हिंदुस्तान की आबादी बढ़ करके हो गई 36 करोड़ और अब पशुधन घट के हो गया 18 करोड़। ठीक, आज हमारी संख्या 36 करोड़ से 136 करोड़ हुई, 136 करोड़ से 145 करोड़ हो गई और पशुधन हमारा वही 18-20 करोड़ रह गया। तो दूध घी कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है ना। अच्छा, और हम बात कोट से कर रहे थे कोटि कि जब 4 करोड़ आबादी थी तो 33 करोड़ देवता कैसे रह सकता है? एक एक आदमी 8-8, 9-9 लोग भगवान अलग अलग बनावे तब भी उतने करोड़ देवता नहीं हो सकते। तो कोटि का मतलब कैटेगरी। जैसे जल के देवता 1, वायु के देवता 1, पालन करने वाले देवता 1, संहार करने वाले देवता की एक अलग कैटेगरी। ठीक है, सृजन करने वाले देवताओं की एक ब्रह्मा की कैटेगरी अलग हो गई ना। ऐसे 33 कैटेगरी के देवता हिंदुस्तान में थे और कोई किसी की पूजा करे। हमारे यहाँ तो 12 का भी अवतार माना गया है कि ईश्वर ने सुअर का भी रूप लिया है जी। हमारे यहाँ तो शेषनाग को भी एक देव का
सांप को भी पानी माने दूध और वो पिलाते हैं। ठीक है, तो पूजा पद्धति से धर्म से कोई लेना देना जब नहीं। देश आजाद हो गया, हमारे यहाँ जो किसी देवता की पूजा नहीं करता वो भी धार्मिक है, वो भी हिंदू है, धर्म का मतलब अपने और तमाम कलाओं से ये पूजा पद्धति। लाइफ स्टाइल से। अच्छा, देखा जाए राजनीति जो है बड़ा विषय है। भारत जो अपना ही डेमोक्रेसी है, यहाँ पे गणतंत्र बनाया गया, यहाँ पे और संविधान है, न्यायपालिका, तमाम कार्यपालिका बनी हुई है। और धर्म एक बड़ा प्राचीनतम चीज वस्तु है। आज जो डेमोक्रेसी मतलब शायद अभी कुछ सालों की है, शताब्दी कहीं इसकी है, और धर्म हमारा प्राचीन है। आज धर्म का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है, इसके तो स्वभाव क्या आएंगे? राजनीति में धर्म का आना जो है आज के तरह से मतलब आज बड़े बड़े राजनीति में जो धर्म का आना है ये अदूरदर्शिता है। राजनीति में धर्म होना ही चाहिए। ये जो प्रस्तुतिकरण हो सकता है कि राजनीति में धर्म कैसे आ गया, धर्म अगर नहीं आएगा तो अधर्म आएगा। ठीक, दो ही चीज हुआ, धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा। तो राजनीति में धर्म का आना ठीक है कि राजनीति में अधर्म का आना ठीक है? धर्म बढ़िया है। ठीक जी। और जब लोग धार्मिक थे ना, तब गलत काम करने से डरता था। ठीक, पाप पुण्य पुनर्जन्म, आदमी किसी के 4 आना अगर ले लेता था तो कहता था कि अगर इस जन्म में नहीं देंगे तो हमको वहां लौटाना पड़ेगा। हमने कोई गलत काम कर लिया, यहाँ नहीं कोई देख रहा है, लेकिन देख रहा है। एक शक्ति ऐसी है जो ऊपर बैठ करके देख रही है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करूंगा। फिलहाल ये गांव का नाम हिनौता है और ये जिला मिर्जापुर है। हम गाड़ी में थे तो हमने कुछ कैद किया और कुछ दिखा दिया, इस तरह की चीजें थी, मतलब किस तरह का माहौल था। घर से निकले, अभी हम बैठे ही गौशाला है, संस्था का नाम है सुरभि स्व संस्थान। ये मतलब गौशालाएं बनी हुई यहाँ पे, और जो गायें होती हैं जो सरकार की मतलब तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो तस्करी के लिए गाय जाती है, और तमाम गायें जो मतलब सेवा नहीं पा पाती, मतलब बीमार गायों को लाके यहाँ पर तमाम टेक केयरिंग करना हो गया और गौ सेवा करना, इसी मतलब योजनाएं हैं। अब मैं चाहूँगा कि इसके बारे में हमको आप खुद बताएं कि संस्थान है किस तरह काम करता है गौ सेवा के लिए। मैं हरिश्चंद्र त्रिपाठी, कार्यकर्ता सुरभि स्व संस्थान एवं प्रेम फाउंडेशन भारत। हम जानते हैं कि गाय हमारी दिनचर्या का, हमारी संस्कृति का एक प्रमुख भाग है। जैसे भारतीय संस्कृति को दिखाना हो तो गाय, गंगा, गीता, संस्कृत, वेद, आयुर्वेद, योग, ये सब मिलकर के भारतीय संस्कृति बनती है जी। इसमें से अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो इन सब चीजों को बचा करके रखने की जरूरत होती है जी। लेकिन व्यवसाय के इस भागदौड़ में, अधिक प्रोडक्शन के चक्कर में भारतीय नस्ल की गायों की बहुत ही उपेक्षा हुई है जी। हम जानते हैं कि पूरे देश में कुल 52 तरह के पर्यावरणीय जोन पाए जाते हैं और हर पर्यावरणीय जोन में अलग अलग नस्ल की गायें भी मिलती हैं जी। क्योंकि हर जगह का मौसम, हर जगह का खान पान, हर जगह का पानी अलग होने के नाते धीरे धीरे वहाँ की गायों की नस्ल ही अलग तरह की हो जाती है जी। जैसे दक्षिण भारत में जो गाय पाई जाती है, हाँ। उसको नारियल की खली खाने की आदत होती है जी। पंजाब में जो गाय पाई जाएगी जी। वो सूखे में चारा खाने की उसकी आदत है जी। बंगाल में जो गाय पाई जाती है वो पानी के अंदर धान के खेत में भी घुस करके चारा खा लेती है। हाँ। पहाड़ों पर चलने वाली, टहलने वाली जो गाय होती है, वहां लंबे पैर की गाय रहेगी तो वो गिर करके पहाड़ से मर जाएगी, इसलिए पहाड़ी गाय छोटे पैरों वाली होती है जी। तो वहां की खान पान, भौगोलिक परिस्थिति के नाते हाँ। धीरे धीरे गायों की नस्लें ही जीन से ही अलग अलग तरह की हो गई जी। तो ऐसा हिंदुस्तान में करीब 52 तरह की गायों की नस्लें पाई जाती थी, किंतु अधिक उत्पादकता के चक्कर में, अधिक लाभ के चक्कर में
विदेशी नस्लों से गायों को क्रॉस करा करके यहाँ की नस्लों को खराब कर दिया गया। सुरभि शोध संस्थान ने अभी कुल 16 गौशालाओं के माध्यम से, जी जिन 16 गौशालाओं में वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, लखनऊ, वृंदावन, मथुरा और दिल्ली में कुल 16 गौशालाएं संचालित होती हैं, जिनमें लगभग 21-22 हजार गाय रहती हैं। ज़्यादातर गायें इसमें पुलिस के द्वारा कसाईयों से पकड़ी हुई, छुड़ाई हुई और बाद में हमको सुपुर्द की जाती हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा होती है। उन 16 गौशालाओं में से 5 गौशालाओं में एज ए नस्ल सुधार, एज ए ब्रीडिंग सेंटर के रूप में हम लोगों ने विकसित किया है जी। और संस्था ने कुल 4 नस्लों को अपने हाथ में लिया है। कौन सी? गंगा तीरी, साहिवाल, लाल सिंधी एवं काली अमृतसरी साहिवाल, इन 4 नस्लों को नेचुरल रूप से ब्रीडिंग करना, उनकी वेट और हाइट के हिसाब से फीडिंग करना और इन ब्रीडिंग न हो जाए। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि सगोत्री शादी वर्जित है, तो गोत्र शब्द गो से ही आया है। अगर सगोत्री शादी होती है तो धीरे धीरे उनकी जो संतति होती है, उनकी जो संतानें होती हैं, उनकी तेजस्विता में कमी आती है, उतना ओज नहीं रहता है। धीरे धीरे वो अपग्रेड की जगह है डाउनफॉल की तरफ जाती है। तो हम लोगों ने इनका ध्यान रखा और जिन गायों को कहा जाता था पहाड़ी गाय है, ये तो गोबरी गाय है, इसमें किसान मर जाएगा, इसको कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी 4 नस्लों को लेकर के हम लोगों ने धीरे धीरे करीब 25-30 सालों में विकसित किया है। आज हमारे पास में गंगा तीरी नस्ल की जो गाय है 21 लीटर 22 लीटर तक देने वाली गाय हम लोगों ने तैयार किया है। इसी ढंग से गंगा तीरी, साहिवाल, लाल सिंधी और काली अमृतसरी साहिवाल। वाराणसी में आजमगढ़ रोड पर 52 बीघा गौशाला है। उस 52 बीघा गौशाला में कुल लगभग 500 लाल सिंधी नस्ल की गाय पाई जाती है, रेड सिंधी। हरहुआ से जनसावाली रोड पर रामेश्वर गौशाला है। उस रामेश्वर गौशाला में सब लगभग 300-350 के आसपास गंगा तीरी सफ़ेद नस्ल की गाय पाई जाती है। अच्छा, आपने भी कहा था एक चीज़, चुनार में हमारी रामबाग गौशाला है, गोवर्धन गौशाला रामबाग, वहाँ पर साहिवाल नस्ल की गाय पाई जाती है। एवं कन्या छात्रावास हमारा है सिंधोरा गांव में, जहाँ पर काली अमृतसरी साहिवाल पाई जाती है। यहाँ भी सीनौता में भी अभी हम लोगों ने उन्हीं 4 नस्लों में से 2 नस्लों को यहाँ भी रखा है। इधर अभी हम देखेंगे गंगा तीरी मिलेगी और उधर की साइड में भी चलेंगे तो वहाँ सब साहिवाल गाय मिलेगी। 2 सेंटर इसी परिसर में ही इंटरनल व्यवस्था के लिए हमने और बनाया। एक जगह केवल बूढ़े बैल रहते हैं, एक जगह सब बछड़े रहते हैं। ऐसे इस परिसर में 4 जगहों पर करीब 400 की संख्या में गोवंश पाए जाते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया इसे विस्तार से तमाम बातें हुए। अच्छा, अपने पूर्वांचल में कौन सी गाय, मतलब मूलतः अगर बात करें उस प्राचीन समय की, तो और अपना यहाँ अपना जो परिवेश है पूर्वांचल में, कौन सी गाय मतलब लोग पाल सकते हैं, और ऐसी कौन सी गाय अगर आज लोग पालना चाहें और अपने लिए कम खर्चे में प्रॉफिट भी कमा लें और अच्छे काम भी हो जाएं, एक आय का माध्यम बन जाएगा अपने आप से जो है, तो आप क्या राय देंगे उनको कि यहाँ के लिए गंगा तीरी गाय और साहिवाल गाय 2 ज़्यादा सूट करती है। हाँ, बहुत लोग मतलब नेचर क्या है, बहुत नेचर इनका ये होता है कि ये पंजाब और बंगाल दोनों के बीच में होने के नाते उत्तर प्रदेश, ये माने जरूरत पड़ेगा तो ये पानी में भी घुस जाएगी और नहीं जरूरत पड़ेगा सूखे में भी चली जाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ जो गंगा तीरी जो गाय है, पहले सारी खेती जो होती थी बैलों से ही होती थी। ठीक है। जो खाटी पंजाब वाले बैल रहते थे वो पानी में घुस करके हल जोत ही नहीं पाते थे। जो गाय है गंगा तीरी, इसकी हाइट क्या होती है, हाइट कितनी होती है?
हाइट होती है करीब 6 फुट के आसपास। 6 फुट लंबे लंबी गाय हैं, मतलब हाँ। ये है गंगा तेरी। 5 फुट 6 फुट अच्छी होती है। दूध कितना, मतलब माना क्या है दूध का, मतलब कितना? हमारे पास में 21 लीटर तक की गाय है। हाँ, वैसे एवरेज में भी वन टाइम की, मतलब कुल नहीं, मिला के? दिन 24 घंटे में। 21 लीटर दूध। और अगर आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और आप पूर्वांचल में बैठे हुए हैं, अगर आपको अपना व्यवसाय करना हो और आपके पास खेत है, खलिहान है, अगर आप चाहें तो एक अच्छा व्यवसाय ये भी अपने आप में हो सकता है। और यहाँ से अच्छा इतनी गौशालाएँ कि मतलब हैं, चीज़ें हैं, बड़ी मात्रा में गाय भी हैं। गाय के गोबर हो गए, वो भी इस्तेमाल में आते हैं, तो उसका प्रयोग आप कहाँ करते हैं और किस तरह से उसका, मतलब एक तरह से? हमें मानते हैं जी। कि हमारी शरीर में जितने तत्व पाए जाते हैं हुँ। उससे केवल 5 तत्व कम हाँ। इस मिट्टी में पाया जाता है। 16 तत्व इस जमीन में मिट्टी में भी पाया जाता है। अर्थात हमारी शरीर की जो जरूरत होती है हुँ। उसमें से 16 तत्व हमको मिट्टी के माध्यम से मिलता है। अच्छा। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, कहा साहब आपकी शरीर में आयरन की कमी है ना। हम पूछेंगे डॉक्टर साहब आयरन कहाँ से मिलेगा, तो जो होशियार डॉक्टर है, लीक से हट करके सोचने वाला डॉक्टर है, वो कहेगा कि आप गुड़ खाइए, गन्ना चूसिए, सेब खाइए, नाशपाती खाइए, चना खाइए, हुँ। पत्ते वाली सब्जियां खाइए, इससे बथुआ खाइए, इससे आयरन पूरा हो जाएगा। जी। ठीक है। और अगर लीक पर चलने वाला डॉक्टर है तो सीधे लिखेगा कि आयरन की गोली लीजिए, आयरन की गोली से आपका रिकवर हो जाएगा। क्या कभी हमने सोचा कि आखिर सेब में आयरन कहाँ से आया होगा या गन्ने में आयरन कहाँ से आया होगा? खाद से, मिट्टी की तो व्यवस्था बना के जिससे। सेब के पेड़ में ये गुण होता है हुँ। कि अगल बगल से मिट्टी से आयरन को अवशोषित करना और हमारे पास अपने फल के रूप में पहुंच जाना। लेकिन 1 साल, 2 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल के बाद कभी न कभी ये स्थिति आएगी कि सेब में सेब तो रहेगा आयरन नहीं लेकिन उसमें आयरन नहीं रहेगा। इसलिए कि जब मिट्टिया में आयरन रहेगा तभी तो फल में आयरन आएगा। इसलिए हम मिट्टी से जो चीजें अवशोषित करें, अधिकतम चीजें हम रिसाइकिल करके फिर से उस मिट्टी में डालें। जी। ठीक है। अगर हम गाय को केवल हम दूध पैदा करें और एक बिजनेस खड़ा करें, हाँ। इस भाव से सोचेंगे तो गाय हमेशा घाटे का सौदा रहेगी। हम ये माने कि हमने पृथ्वी से जितनी चीजें निकाला उसमें बहुत सारी चीजें फिर से रिसाइकिल करके उस मिट्टी में पहुंचाने का के लिए जो व्यवस्था है, तंत्र है। जैसे हमने गेहूं पैदा किया जी। तो गेहूं पैदा किया, गेहूं हम खाए और ले गए बाथरूम में डाल दिए, शौचालय में भर दिया, शौच कर लिए, खत्म हो गया। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट हमको गेहूं की रोटी, मैदा खाने से मिलेगा, दलिया खाने से मिलेगा, हाँ। यह वही कार्बोहाइड्रेट गायों को भूसा खाने से मिलेगा। जी। जो प्रोटीन हमको अरहर की दाल खाने से मिलेगा, वही प्रोटीन उस अरहर का छिलका और अरहर की पत्ती खाने से गाय को मिलेगा। अरहर की पत्ती हम नहीं खा सकते और अरहर की दाल गाय नहीं खा सकती। ठीक है जी। ऐसा उसके शरीर की डिजाइन हुई है। ठीक है। जैसे हमने गेहूं पैदा कर लिया, गेहूं का जो डंठल है, डंठल छोड़ दिया, अब हम उसको छोटा भूसा बना लिए, गाय को खिला दिया, गाय के पेट में चला गया, गाय पल गई, गोबर निकला, गोबर को गोबर गैस में डाल दिया, गोबर गैस से मीथेन गैस को अलग कर दिया, स्लरी निकली, स्लरी को खेत में डाल दिया। तो जो डंठल सड़ करके खेत में फिर से एब्जॉर्ब होने लायक, पचने लायक बनने में 1 साल लग जाता,
उसकी जगह भूसा बना के गाय के पेट में डाल के, गोबर गैस में डाल के, स्लरी के रूप में 10 दिन में, 15 दिन में ही वो तैयार हो जाता है। तो खेत में जब पहुंच गया तो वो एक ढंग से मेन प्रोडक्ट वो हुआ। अच्छा, अभी हम एग्रीकल्चर वेस्ट को रिसाइकिल करके खेत में पहुंचाने की मशीन मान ले गाय को, और मेन प्रोडक्ट उसका गोबर है, मेन प्रोडक्ट उसका गौमूत्र है, दूध उसका बाय प्रोडक्ट है। ये मान करके हम काम करते हैं, तब हमको संतुष्टि मिलती है और हमको दिखता है कि सब फायदा फायदा है। बहुत बड़ी बात यह है कि आज जो चीज़ें मतलब डेवलप हुई और विकास हुआ, मशीनें अपना स्थान ले ली, और काम के पीछे उद्देश्य क्या है? दो बातें मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई आप काम, तो उसका उद्देश्य क्या है, आप कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, आपका मंजिल क्या, ये हो गया। सेकेंडरी की मतलब समझ कितना हम काम करें, समझ क्या हमें काम किया, आपने कहा, आपकी जो बातों से आपने एक लाइन अभी गाड़ी में कही थी कि आओ करके सीखें, विज्ञान की जो लाइन थी, आप अपनी हर बात में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आओ करके सीखें। आपकी उम्र भी 53 साल है, तो ये अध्ययन से प्राप्त हुआ कि मतलब या कहीं प्रेरणा मिली, कैसे मतलब ये काम, इतना बड़ा काम शुरू करना और इतने बड़े विजन पे काम करना, कैसे ये संभव हो पाया? करते करते ही आओ करके सीखें, आओ करके सीखें, मूल मंत्र यही है, आओ करके सीखें। हाँ, मतलब एक बहुत साइंस है अपने आप में, और एक तरह से मतलब शायद फायदेमंद। जैसे हमारा अभी आप हॉस्टल देखेंगे ना जी, उस हॉस्टल में कुल 200 लड़कियां और 450 लड़के रहते हैं, करीब 450 संख्या है, 650। ये 650 संख्या नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रांत, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, नेपाल से कुल 48 भाषा बोलने वाले 52 जनजातियों के विद्यार्थी रहते हैं। लघु भारत के महात्मा गांधी कहते थे हाँ। कि यहाँ आधे से ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती है भाषा सीखने में, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अरुणाचल का लड़का जो है नेपाली सीख लेता है अपने आप, बगल वाले को सिखा दे रहा है। अब नेपाल का बच्चा है वो नागालैंड की भाषा अपने आप सीख लेता है, ठीक है। काम के पीछे जो मतलब योजना है, सहजीवन से बहुत सारी चीज सीखी जा सकती है। अगर आप आपने हमको मोबाइल चलाना सिखा दिया, हमने आपको कैमरा चलाना सिखा दिया, आपने हमको कुछ एक चीज सिखा दिया, हमने दूसरी चीज सिखा दिया। सहयोग की परंपरा, सहयोग करने की परंपरा जो है, आज ये प्राइवेसी मतलब बड़ी खतरनाक चीज है। आप किस तरह से मतलब आओ करके सीखें, जो बड़ा ये लाइन अपने आप में मंत्र का काम कर रहा है। अगर आप युवा हैं, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप बिलीव करें कि आओ करके सीखें। जो सामूहिक प्रयास है, और समूह में बैठना हो गया, अभी आपने बताया था तमाम चीज़ें, हम अकेले हो जा रहे हैं तो तन्हाई मार डालेगी। तमाम गानों में कहा गया है तन्हाई मार डालेगी, और आपने तमाम बात सुनी भी, गौशालाओं की बात की, जो गौशालाएं दिखाएंगे भी आज पूरी व्यवस्था पे और तमाम चीज़ों को लेकर जो हम देख पाएंगे यहाँ पर, आप कैमरे पर दिखाएंगे, और इसके बाद चर्चाएँ और भी होंगी। तो